हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग के यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग का सेकंड चैप्टर पुष्पी पौधों में लैंगिक चयन चल रहा था। ठीक दोस्तों, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे नर भाग को। हमने पीछे वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था कि नर भाग में किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद में फिर आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो मादा भाग होता है, पुष्प का जो मादा भाग होता है, उसमें मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है। उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग इसी वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परागण की आदि की प्रक्रिया जो होगी वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग जो आपका मादा भाग होता है, यानी कि जो जायांग होता है, उसमें किस प्रकार से मादा युग्मक का निर्माण होता है पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो आप लोग को वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे हर एक चीज़ जो होगा, जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें क्या होगा, मैं आपको एक फिगर बना के लाया हूँ हर एक टॉपिक का, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ जो होगी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो उसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, हर एक चीज़ को मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जायांग यानी कि जो मादा भाग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। ठीक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गायनोसियम कहते हैं। ठीक, तो जो जायांग होता है वो पुष्प का क्या होता है, मादा भाग होता है, जिसकी इकाई को क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर या अंडप कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में आपके 3 संरचना होती है। पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको इसके बाद फिगर दिखाऊंगा, तो आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक, संरचना होती है, पहला होता है आपका वर्तिकाक, दूसरा होता है वर्तिका, और तीसरा होता है अंडाशय। ठीक, तो पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। हालांकि ये चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं दोबारा से चित्र बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक, तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, चित्र में बना देता हूँ। आपका जो स्त्री केसर होता है उसका चित्र कुछ इस प्रकार से आपका स्त्री केसर होता है। ठीक, तो जिसका ऊपर वाला जो भाग आप ये देख पा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। ये पूरा जो संरचना देख पा रहे हैं, पूरी संरचना क्या है, आपकी स्त्री केसर है। और जो यहाँ पे जो नली टाइप की जो संरचना देखने को मिल रही है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो आपका ये अंडा से जैसा है, जो कि मतलब कि गोलाकार जो चीज़ संरचना को देखने को मिल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अंडाशय के अंदर क्या होता है, आपका एक ऐसी संरचना देखने को मिलती है, एक इस प्रकार की। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका बीजांड। इसके अंदर ही क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक, तो मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसको पूरी प्रक्रिया को हम लोग समझेंगे। बीजांड में ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो इसलिए बीजांड की संरचना को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या लिखा है, स्त्री केसर का जो भाग होता है, शीर्ष भाग जो होता है, यानी कि जो शीर्ष भाग होता है, इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। फिर उसके बाद आधार भाग जो होता है, यानी कि जो नीचे वाला भाग होता है, जो आपका गोलाकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो आपको जो स्त्री केसर है, आपको समझ में आ गया कि स्त्री केसर की जो संरचना होती है किस प्रकार से होती है। ठीक, तो स्त्री केसर की संरचना को हमने समझ लिया है। अब हम लोग की बारी है बीजांड की संरचना को समझने की। ठीक, तो बीजांड की संरचना हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर बीजांड के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिख के लेकर आए हैं, उसे भी आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो आपका बीजांड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका बीजांड का एक चित्र है। इसको आप हटा लीजिए, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चीज़ समझ लें। तो ये आपका बीजांड का चित्र है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें बीजांड का चित्र है, जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक नली से जुड़ा होता है, नली से ही तो आपका बीजांड जुड़ा होता है। तो इस नली को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बीजांड वृंद। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है, बीजांड में आपके दो क्या कहते हैं, आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। दो आवरण पाए जाते हैं, जो एक यही देख पा रहे हैं, एक ये वाला आवरण, एक ये वाला आवरण, तो इसे क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इसमें जो आपका बाहरी वाला आवरण होता है, यानी कि जो ये वाला आवरण होता है, इसे क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और जो इसके अंदर वाला होता है, इसे हम अंतःअध्यावरण कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और इसको पूरे को मिला करके अध्यावरण ही कहते हैं। ठीक, उसके अंदर फिर क्या होता है आपका, उसके अंदर फिर आपका होता है जो अध्यावरण जो होता है आपका, जहाँ पर अपूर्ण होता है, यानी कि जहाँ पे अपूर्ण होता है वहाँ पे एक छिद्र बन जाता है, तो इस छिद्र को क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड द्वार कहते हैं। तो यह चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, तो इसे क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग की क्या है, उसके बाद में अगर हम लोग देखें, तो आपका जो बीजांड द्वार के होता है, इसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, आपका निभाग होता है। जिधर क्या होता है, आपका बीजांड द्वार होगा, उसी के विपरीत दिशा में आपका क्या होगा,
होगा आपका निभाग होगा, ठीक। तो निभाग तक आप समझ गए हैं। उसके बाद में क्या होता है, बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं, ठीक। तो ये आपका बीजांडकाय है। फिर बीजांडकाय के अंदर क्या होता है, एक आपकी थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं आप लोग का भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में क्या होता है, भ्रूणकोश में जो क्या कहते हैं, निभाग की तरफ जो 3 कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको मैंने लिख के भी लेकर आया, तो लिखने वो भी आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसके जो ऊपर यानी निभाग की ओर जो होती है कोशिका 3 उसे कहते हैं प्रतिमुख कोशिका। और जो आपका बीच में जो केंद्रक पाया जाता है 2 होते हैं जो ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं इनको, ठीक। इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक। ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ध्रुवीय या द्वितीय केंद्रक कहते हैं, यानी कि 2 हैं तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीय केंद्रक, ठीक। यहाँ पे आप लिखेंगे द्वितीयक केंद्रक, ठीक। ये क्या है आपका द्वितीयक केंद्रक जो आपका बीच में उपस्थित है। उसके अंदर फिर जो 3 नीचे जो कोशिका आपको देखने को मिल रही है, इसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है यानी कि इधर की और इधर की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और जो आपका बीच की जो कोशिका होती है जो आपको रेड कलर की देखने को मिल रही है इसे हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। तो अंड कोशिका में ही क्या होता है, आपका मादा युग्मक होता है, ठीक। मतलब अंड कोशिका ही आपकी मादा युग्मक होती है, जिससे क्या होता है, जब नर युग्मक मिलता है तो आपकी निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, ठीक। तो हम लोग का जो मेन होता है वो होता है आपका ये भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश के ही अंदर क्या होता है, हम लोग का मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो भ्रूणकोश की अगर संरचना अलग से देखें, इसको इन चीज़ों को हटाकर केवल भ्रूणकोश को देखें, तो सबसे ऊपर क्या होता है, 3 कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। उसके अंदर फिर बीच में 2 आपके केंद्रक उपस्थित होते हैं जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और उसके अंदर फिर नीचे 3 कोशिका उपस्थित होती है जिसमें अगल बगल की जो कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और जो बीच की कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने बीजांड की संरचना को समझ लिया है। अब हम लोग जो लिख कर लेकर आया नोट्स बनाया है वो भी आप समझ लेते हैं, उसे भी पढ़ेंगे, उसका फिर इसमें चित्र के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली लाइन आपकी क्या लिखी है, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा क्या होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जो प्रत्येक बीजांड होता है आपका एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। उसके अंदर फिर दूसरा लाइन है आपका, वो है बीजांड 1 या 2 अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है, ठीक। बीजांड 1 या 2 अध्यावरणों द्वारा घिरा होता है, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 या फिर 2 अध्यावरण द्वारा घिरा होता है। इसे क्या कहते हैं, जो बाहरी वाला अध्यावरण होता है उसे हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, बाह्य अध्यावरण कहते हैं, और आंतरिक आवरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। तो आपका जो बाहरी उपस्थित है इसे हम बाह्य अध्यावरण कहेंगे, जो अंतर स्थित है इसे अंतः अध्यावरण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ भी आपकी क्लियर हो गई। फिर क्या होता है, अध्यावरण बीजांड के स्थान पर अपूर्ण होता है, ठीक। अध्यावरण बीजांड के जिस स्थान से अपूर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। ये भी आप समझ गए। उसके अंदर फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, अगली लाइन में आपका लिखा है कि बीजांड का वह भाग जहाँ से अध्यावरण निकलता है निभाग या चलाजा कहलाता है, ठीक। तो बीजांड का वह भाग जहाँ से क्या होता है, ये आपका अध्यावरण निकली हुई है, इसे हम निभाग या चलाजा कहते हैं। ये क्या होता है, आपका बीजांड द्वार के अपोजिट दिशा में होता है, यानी कि विपरीत दिशा में। आप हमेशा निभाग जो होता है आपके बीजांड द्वार के अपोजिट दिशा में होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है, ठीक। उसके अंदर फिर अगली लाइन में क्या लिखा है कि बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है, ठीक। बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बीजांड काय कहते हैं। तो ये जो आप यहाँ पे बिंदी बिंदी टाइप देख पा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय। ये जो बिंदी बिंदी कोशिका आपको देखने को मिल रही है इसे हम क्या कहते हैं, मृदुतक कोशिका कहते हैं, ठीक। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है। तो बीजांड काय के मध्य में यहाँ पर देख पा रहे हैं, बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना, इसे क्या कहते हैं, हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। उसके बाद अगली लाइन में लिखा है आपका, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं। तो भ्रूणकोश में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें भ्रूणकोश को अगर अच्छे से, तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं होती हैं जो आपकी निभाग की तरफ होती हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो निभाग इस तरफ है, तो जो 3 कोशिकाएं हैं ये वाली इधर हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, ठीक। उसके अंदर फिर अगली लाइन में क्या लिखा है, भ्रूणकोश के मध्य में 2 कोशिका पाई जाती है जिसे हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो भ्रूणकोश के मध्य में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 कोशिका पाई जा रही है, इसे हम ध्रुवीय केंद्रक या फिर द्वितीय केंद्रक कहते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आपकी लास्ट लाइन है, वो है 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती हैं, जिनमें से मध्य कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं और अगल बगल की कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सहायक कोशिका। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 3 कोशिका होती है आपकी बीजांड द्वार की तरफ जो उपस्थित होती है, उसमें जो अगल बगल की कोशिका होती है आपकी सहायक कोशिका होती है, और बीच की जो कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका कहते हैं।
तो यहाँ तक आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं जो आपने बीजांड की जो संरचना देखी है, बीजांड की संरचना का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी कि जो बीजांड होता है इसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं। तो गुरु बीजाणुधानी कहते हैं इसको। तो गुरु बीजाणुधानी में जो आपका गुरु बीजाणु है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम लोग अब देखने वाले हैं। ठीक, तो क्या होता है आपका, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि बीजांड का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो इस पेज को हटा देते हैं, फिर आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है आपका, बीजांड का परिवर्धन व गुरु बीजाणु जनन या डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है, ओवूल। ओवूल का क्या होता है, डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी कि गुरु बीजाणु जनन या फिर बीजांड का जो डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है इस वीडियो में, मतलब इस पेज पे हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बीजांड के अंदर क्या होता है, मृदुतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। तो जो आप ब्लैक कलर के देख पा रहे हैं ये क्या है, आपकी मृदुतक कोशिकाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। ठीक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। फिर क्या होता है, इसमें से कोई कोशिका जो होती है आपकी अधास्तरीय कोशिका जो होती है वो क्या कहते हैं, अधिक पोषक पदार्थों को ग्रहण करके क्या होती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका जो आपका केंद्रक होता है वो गाढ़ा हो जाता है, मतलब केंद्रक जो होता है वो आपका स्पष्ट हो जाता है, कोशिका तरफ गाढ़ा हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रपशु कोशिका कहते हैं। ठीक, ये किसके अंदर उपस्थित है, ये आपका मृदुतक कोशिका में ही एक कोशिका जो बड़ी हो गई है उसे हम क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। फिर प्रपशु कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे आपकी दो कोशिका का निर्माण होता है। एक होता है आपका प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक, तो क्या होता है, जो आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है कई बार क्या होता है, ये कई सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और कहीं पर क्या होता है कि ये बिना किसी निर्माण करे ही अपने आप ही ऐसे नष्ट हो जाती हैं। तो इनको हम लोग को हटा देना है। हम लोग का मेन काम क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आपकी द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होता है। फिर इसमें जो कि आपकी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन, जिससे आपके क्या होते हैं, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिनमें से क्या होता है आपके जो 3 गुरु बीजाणु होते हैं जो कि नीचे की ओर जो उपस्थित हैं वो क्या होते हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और जो आपका निभाग की ओर उपस्थित होता है, यानी जो ब्लैक कलर को देखने को पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, सक्रिय होता है। बाकी 3 जो होते हैं आपके नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये 3 नष्ट होने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, या इसे ये क्या अगुणित होता है तो इसे हम यन कहते हैं। ठीक, और ये जो आपका चीज़ जो ब्लैक कलर से देख पा रहे हैं इसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो पेज पे देखने वाले हैं कि भ्रूणकोश का क्या होता है, विकास किस प्रकार से होता है। और भ्रूणकोश में जो 3 कोशिकाएं हमने आपको यहाँ पर दिखाई थी कि भ्रूणकोश में ऊपर की 3 कोशिकाएं यानी प्रतिमुख कोशिका किस प्रकार से बनती है, अंड कोशिका किस प्रकार से बनती है, सहायक कोशिका किस प्रकार से बनती है, ये सभी प्रकार किस प्रकार से बनती है, यहाँ तक तो आपने समझ लिया है। लेकिन अभी ये जो 3 कोशिकाएं ऊपर, 3 कोशिकाएं नीचे और 2 बीच में हैं, जो ये किस प्रकार से बनती हैं, इनका विकास किस प्रकार से होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपने अच्छे समझ लिया हो तो आप लोगों को मैं आप दिखा देता हूँ कि जो ये चीज़ें लिखी हुई, जो नोट्स मतलब कि जो चित्र बनाया हुआ है, इसको आप लोग को अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो लिखना किस प्रकार से है। तो आप लोगों को क्या लिखना है ये चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक, तो चित्र के माध्यम से ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो भैया क्या है आपका, बीजांड तथा भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, बीजांड या भ्रूणपोष की क्या होती है, जो आपकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन के में ही क्या होता है, आपका गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, बीजांड काय में क्या होता है, उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अधास्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। जैसा कि आप इसे देख पा रहे हैं कि जिसमें क्या बीजांड में क्या होता है, बीजांड में क्या होता है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक कोशिका आपकी बड़ी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका कहते हैं। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। उसका अंदर फिर क्या होता है, प्रपशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है और तथा भीतर की तरफ एक बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए चित्र में क्या होता है, यहाँ पर कि बाहर की तरफ एक आपका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो आपका अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कोशिका। ठीक, तो बीजाणु जनन कोशिका क्या होता है, बिना विभाजन किए ही क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं, जो आपकी 2n होती है। ठीक,
उसके बाद में फिर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चीज़ लिखी है कि गुरु बीजाणु जो कोशिका होती है जनन, वो क्या होती है, विभाजन किए बिना ही क्या होता है, विभाजन किए ही बिना किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक, फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो गुरु बीजाणु जो जनन कोशिका है, इसमें क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, आपके 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, यानी कि जो यन गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होता है, इनमें से जो 3 होते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा एवं कोदबित में परिवर्तित होता है। ठीक, तो जो आपका जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु आपका ये बच गया है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यही क्या आपकी होती है, ही आपकी होती है मादा एवं कोदबित, यानी कि प्रथम अवस्था होती है मादा युग्मक की कोशिका होती है, उसमें ही क्या आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग भी डिटेल में समझेंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। चित्र में पहले आपको समझाऊंगा, उसके अंदर फिर नोट्स में आपको बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना है। ठीक, तो ये पेज मैं हटा देता हूँ, ये पेज आपका काम का नहीं है अब। अगर आपको इस प्रकार का नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका नोट्स वैसे भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भ्रूणकोश या मादा कोशिका का विकास किस प्रकार से होता है, ये आप लोगों का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। और इसके साथ ही में क्या होगा, आपका मादा भाग का जो युग्मक का निर्माण होता है मादा भाग में, वो पूरी प्रक्रिया इसमें समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में परागण की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर फिर 2 या 3 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। उसका नोट्स भी आपको कल, ये नोट्स आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कल मैं आपको क्या करूँगा, इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। उस पर जो लाइक का टारगेट होगा 51 लाइक का टारगेट होगा। जैसे आप लोग उसे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप कंप्लीट कर देंगे उतनी जल्दी आपको नोट्स उसका दे दिया जाएगा। ठीक, और क्लासेस आपकी लगातार चलती रहेंगी। इसके बाद फिर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या बचा, ये भ्रूणकोश या मादा युग्मक के विकास किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि आप लोगों का क्या बनता है, आपका जो ये मादा की जो कोशिका होती है, तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें से 2 केंद्रक बन जाते हैं। एक केंद्रक आपका इस ध्रुव की ओर चला जाता है और एक केंद्रक आपका इधर ध्रुव की ओर चला जाता है। ठीक, तो जो आपका जो क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है, उसमें ही क्या होता है, ये प्रथम कोशिका होती है, तो इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका बन जाती हैं। ठीक, 2 केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक आपका इस ध्रुव में चला जाता है, केंद्रक इस ध्रुव में चला जाता है। उसके अंदर फिर क्या होता है, फिर इसी में फिर क्या होता है, फिर से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 केंद्रक बनते हैं। 2 केंद्रक आपके इस तरफ चले जाते हैं, 2 केंद्रक मतलब इस ध्रुव में चले जाते हैं निभाग की ओर, 2 केंद्रक आपके चले जाते हैं बीजांड द्वार की ओर। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। उसके अंदर फिर से इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होते हैं आपके 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 4 निभाग की ओर आपके केंद्रक बन जाते हैं और 4 आपके बीजांड द्वार की ओर केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद में क्या होता है, 4 में से जो आपका निभाग की ओर 4 उपस्थित हैं, वो क्या कहते हैं केंद्रक, उसमें में से एक केंद्रक आपका जो होगा वो बीच में आ जाएगा निभाग की ओर से, और एक आपका बीजांड द्वार की ओर से बीच में आ जाएगा। ठीक, ये दोनों मिला करके क्या कहलाएंगे, आपके ध्रुवीय केंद्रक कहलाएंगे। ध्रुवों से आ रहे हैं तो इसे हम ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे। फिर क्या होता है, जो आप ऊपर क्या बचे, आपके 3 कोशिका बची, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके 3 केंद्रक बचे ऊपर। ठीक, और बीच 2 बीच में आ गए और 2 और 3 नीचे बची। ठीक, तो क्या हो गया, आपका जो 3 ऊपर बचे वो क्या करेंगे, आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन करके 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेंगे। तो जो 3 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, उस कोशिका को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिमुख कोशिका कहेंगे। ठीक, और ये जो केंद्रक आपके जो बीच में है, ध्रुवीय केंद्रक जो हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। और फिर जो नीचे वाला जो आपका 3 केंद्रक है, वो भी क्या करेगा, जो नीचे के 3 केंद्रक बचेंगे वो क्या करेंगे, वो भी कोशिका द्रव्य का विभाजन कर लेंगे और 3 कोशिकाएं बन जाएंगी, जिसमें से अगल बगल की जो कोशिका होगी उसे हम सहायक कोशिका कहेंगे, और जो आपकी बीच की कोशिका होती है उसे हम अंड कोशिका या फिर मादा युग्मक कहते हैं, या क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। इसी में क्या होता है, जब आपका नर युग्मक मिलता है तभी जाके आपका जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है। ठीक, तो नर युग्मक जब इसमें मिलता है तभी आपकी निषेचन की क्रिया होती है। तो यही आपका वीडियो का लास्ट टॉपिक है। तो हम लोग अब इसे देखेंगे किस प्रकार से मैंने नोट्स में इसको लिखा है, ताकि आप लोग को इसको दिखा के चित्र और पढ़ा के ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मक की प्रथम कोशिका होती है। तो भैया जानते ही हैं कि एक ही कोशिका जो बचती है आपकी, वही क्या होती है, आपकी मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। गुरु बीजाणु वृद्धि कर क्या होता है, बीजांड का अधिकांश भाग घेर लेता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बीजांड का जो अधिकांश भाग होता है यही गुरु बीजाणु घेर लेता है।
ठीक। फिर इसका केंद्रक जो होता है, इसके केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में विभाजित हो जाता है। एक केंद्रक आपका ये हो गया, एक केंद्रक आपका ये हो गया। फिर क्या लिखा है, और दोनों केंद्रक क्या होते हैं, दोनों ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। एक ये ध्रुव पे आ जाता है, एक इस ध्रुव पे आ जाता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपका, फिर है पुनः इन केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। उसके अंदर फिर जब वो एक ऊपर हो नीचे हो गया, फिर इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके 4 केंद्रक बनेंगे, 2 ऊपर और 2 नीचे हो जाएंगे उपस्थित। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसी प्रकार से लिखा है कि समसूत्री विभाजन होगा और 2 से 4 केंद्रक बन जाते हैं। पुनः चारों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है और 8 केंद्रक बन जाते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे 4 बन गए हैं। अब फिर से इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा और 4 से 8 बन जाएंगे। उसका 4 से जब 8 बन गए तो फिर क्या होगा, इनमें से जो 4 केंद्रक होंगे आपके निभाग की ओर उपस्थित होंगे। ये आपका क्या है, ये निभाग है। अभी मैंने पिछले भी पेज में बताया था, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप लोग इसे समझेंगे। और ये आपका क्या है, बीजांड द्वार। ये है आपका बीजांड द्वार। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रखनी है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। तो आपका बीजांड द्वार होगा क्या। ठीक, तो एक इसमें से क्या होता है, 4 केंद्रक आपके निभाग की ओर उपस्थित होते हैं और 4 केंद्रक ही आपके बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होते हैं। फिर क्या होता है इसमें से, फिर इसमें से क्या होता है, इसमें से एक केंद्रक जो होता है निभाग की ओर से, यानी कि एक केंद्रक आपका इधर से यहाँ आ जाता है बीच में, और एक केंद्रक आपका कहाँ से आता है, बीजांड द्वार की ओर से। यानी कि यहाँ से एक केंद्रक और यहाँ से एक केंद्रक आ जाते हैं। तो ऊपर कितने बचे, ऊपर 3 बचे, नीचे 3 बचे और बीच में कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है, जिसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। फिर क्या होता है, जो 3 केंद्रक जो होते हैं निभाग की ओर, ये 3 होते हैं, कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुख कोशिका बनाते हैं। ठीक, अब 3 कोशिका जो 3 केंद्रक बचे वो क्या करेंगे, कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे और प्रतिमुख कोशिका बन जाएंगे। ठीक, उसके बाद में फिर क्या होगा, जो 3 और 3 जो आपके केंद्रक बचे जो बीजांड की ओर उपस्थित हैं, वो भी कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे और 3 कोशिका बन जाएंगे। जिसमें जो आपकी बीच की कोशिका होगी उसे हम अंड कोशिका या मादा युग्म कहते हैं। जो अगल बगल की कोशिका होती है वो सहायक कोशिका कहलाती है। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ लिए। उसका बाद फिर क्या है, ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेते हैं। जो केंद्रक आप देख पा रहे हैं बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक है, इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय केंद्रक कहेंगे इसको, द्वितीयक केंद्रक। क्या करेंगे, ये मिल करके क्या हो जाएंगे, 2 मिल करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। ठीक, उसके अंदर फिर परपक्व परागकोश की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है, 7 कोशिकीय होता है। जो परपक्व जो भ्रूणकोश होता है आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये आपका बोर्ड परीक्षा में भी और क्या कहते हैं, और भी हायर परीक्षा में भी ये पूछा गया है कि आपका जो परपक्व भ्रूणकोश होता है वो कितने कोशिकीय होता है और कितने केंद्रकीय होता है। तो हम लोग समझेंगे कि इसमें कितनी कोशिका होती है। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप में कोशिका की बात करें तो उसमें 1 2 3 4 5 6 कोशिका हो गई यहाँ नीचे और ऊपर मिला करके, और ये दोनों मिल गए तो ये भी एक कोशिका बन जाएंगे। तो इनको क्या मिला हो गया, तो 3 कोशिकीय ऊपर और 3 नीचे और 1 इसमें, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। ठीक, ये संलयित होकर द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर लेंगे। तो इसमें 2 केंद्रक होंगे लेकिन कोशिका एक ही होगी। ठीक, ये बात आपको समझनी है। ठीक, तो ये हो गया 7 कोशिकीय हो गया। फिर अब केंद्रक की बात करें तो 3 केंद्रक ऊपर हो गए, 2 केंद्रक बीच में हो गए, 3 नीचे हो गए। तो कितने हो गए, 3 2 5 और 3 8। यानी कि आपका जो परिपक्व जो आपका भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रकीय होता है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग रेडी है, परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो आप जरूर से ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी जो मादा भाग का जो आपका निर्माण था युग्मक का वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और नर भाग का भी निर्माण था जो नर युग्मक का वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। यानी कि जो युग्मक जो आपका लैंगिक जनन जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, इसमें पहला अवस्था आपका होता है, कौन सा होता है, निषेचन पूर्व, और एक होता है निषेचन और एक निषेचन पश्च। तो निषेचन पूर्व में आपकी 2 घटनाएं होती हैं, एक होता है आपका युग्मक जनन। तो हमने नर युग्मक और मादा युग्मक को अच्छे से समझ लिया है। अब उसमें दूसरा जो घटना होती है वो होती है आपकी युग्मक स्थानांतरण, जिसे हम इसमें क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक, एक क्या कहते हैं, जो आपका नर युग्मक होता है वो वर्तिका पर पहुँचता है मादा युग्मक के, मादा पुष्प के, तो उसे हम क्या कहते हैं, परागण की प्रक्रिया कहते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोगों का अच्छे से समझाऊंगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।